अब्दुल समद खान मुंबई माफिया का सबसे मेंटल, सबसे साइको गैंगस्टर इस आदमी को कहा जाता है जो खुद पठान गैंग का था, जिसको खुद दाऊद ने पर्सनली ठहर कर 20 गोलियां उसकी छाती के अंदर उतार दिया था। कौन था ये मेंटल साइको गैंगस्टर अब्दुल समद उर्फ समद खान? देखते हैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में। अब्दुल समद उर्फ समद खान पठान ये था एक बहुत ही मशहूर गैंगस्टर उसके दौर का। 1970s 80s में इसका बहुत बड़ा नाम था। और ये वीडियो जो मैं बेस कर रहा हूँ ये मोस्टली बेस्ड होते हैं हुसैन जैदी के किताबों से। वो बेस्ड है उनकी बुक डोंगरी टू दुबई से। और इस किताब से ही कई सारे और भी सीरीज इंस्पायर हुए, कई सारे मूवीज भी इंस्पायर हुए, जैसे कि रिसेंट मुंबई मेरी जान, एक जो सीरीज आपने देखा होगा, इनकेस नहीं देखा देखिए आप, काफी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि लोग मुझे कई सारे कह रहे थे कि ये कहानी तो मुंबई मेरी जान की है, कॉपी है, पर ये भूल रहे हैं कि ये सब अल्टीमेटली बेस्ड है दाऊद इब्राहिम और उसके साथ के अतराफ की एक दुनिया के अंडरवर्ल्ड के जो है। समद खान पठान ये एक यंग, बहुत ही साइको और मेंटल किस्म का गैंगस्टर था। और ये था भतीजा द फेमस गैंगस्टर करीम लाला का। इनके साहब को नहीं पता, मुंबई माफिया अंडरवर्ल्ड की जो दुनिया थी उस वक्त 3 गैंगस्टर्स द फेमस ट्रायो काफी मशहूर थे दाऊद इब्राहिम के टेक ओवर करने से पहले। वो थे हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार और करीम लाला। दाऊद इब्राहिम के वालिद इब्राहिम कसकर का काफी करीबी दोस्त। लेकिन वहीं दूसरी तरफ करीम लाला के पठान गैंग के जो एसोसिएट्स है वो इब्राहिम कसकर का बेटा दाऊद इब्राहिम। इन दो के बीच में बहुत बड़ी राइवलरी आगे जाकर स्टार्ट हुई थी। लेकिन देखा जा सकता है कि पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम गैंग के जो दाऊद गैंग थी, इन दो के बीच की लड़ाई में समद खान का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था, क्योंकि वो एक तरह से लोन गैंगस्टर था। मतलब कि अकेला अपना मनमानी करते हुए, मारम तोड़ी करते हुए, अपने अंकल करीम लाला का दबदबा लोगों के ऊपर डालते हुए वो बहुत गुंडागर्दी करता था, जिसकी खासियत भी ये थी कि वो अपने विक्टिम्स को नंगा करके गानों पे नचाता था, फिर उनको बेदर्दी से उनका कत्ल करता था। बताया जाता है कि 1980s के दौर में समद खान बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करता था। उस दौर के हिसाब से 2 लाख रुपए बताया जाता है समद खान का चार्जेस थे किसी का कत्ल करना या किसी से गुंडागर्दी करवा कर कोई काम निकालना। अगर उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से आज कैलकुलेट करेंगे तो रफली 15 से 18 लाख रुपए का आज के दौर में वो पैसा कैलकुलेट किया जाता है। समद खान से लोग काफी डरने लगे जब वो इस कारोबार में उतरना। एक ऐसा मशहूर केस है समद खान का, एक बिजनेसमैन के ऊपर जो उसने अत्याचार किया, उसका कत्ल किया, जिसका नाम था जैन। बताया जाता है कि जैन एक बिजनेसमैन का टारगेट दिया गया था समद खान को खत्म करने के लिए। और फिर उसको पता चला कि वो एक होटल में स्टे कर रहा था। तो समद खान ने रिसेप्शनिस्ट को अप्रोच किया और कहा कि मुझे जैन का रूम नंबर चाहिए, क्योंकि होटल्स में ऐसे किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। वहां का रिसेप्शनिस्ट ने भी मना कर दिया था इसको। तो उसी वक्त बताया जाता है समद खान ने अपनी रिवॉल्वर या पिस्टल जो भी है उसने सामने डेस्क पर रखा और कहा कि यहीं पर गोलियों से भून डालूंगा अगर वो रूम नंबर नहीं दिया गया। इस पर रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि कौन सा रूम नंबर है। और फिर समद खान ने बताया कि अगर इसके बारे में किसी को पता चलेगा तो ढूंढ कर उसको बहुत बुरा मारेगा। उसके बाद बताया जाता है कि समद खान अपने 2 खास एसोसिएट्स थे, उन लोगों के साथ उसने उस रूम नंबर पर अप्रोच किया, खटका मारा और जैसा दरवाजा खुला समद खान ने पहला सवाल किया कि क्या तुम जैन हो? तो सामने वाले ने कहा कि मेरा नाम जैन है। और इसी पर बताया जाता है कि समद खान वो बहुत ही बिल्ड था, बहुत हेफ्टी था, उसने बहुत जोर से लात मारी उस आदमी के पेट में और जाकर वो जैन पीछे गिरा। उसके बाद बताया जाता है कि समद खान और उसके दोनों एसोसिएट्स वहां पर जाकर कमरे में बैठ गए, सामने जैन को बुलाया और कहा कि अपने सारे कपड़े उतार कर हमारे सामने ठहर जाओ। इसके बाद बताया जाता है कि समद खान ने गाने गाना शुरू किया। कैरेओके नाइट हुआ एक तरह से, रात में नशे होने लगे। साथ ही में बॉलीवुड के गाने वो गाने भी लगा और बॉलीवुड के गाने वो प्ले भी कर रहा था और जैन को कह रहा था कि वो अपने डांस स्टेप्स बताते रहे, सारी रात नाचते रहे। देखते ही देखते जब तकरीबन 4 या 5 सुबह के बजने आ गए तो समद खान बोर हो गया पूरी रात के इस तमाशे से। वो उठा, सडनली उसने जैन के गले की तरफ अपने दोनों हाथ रखे और इतना जोर से दबाया कि जैन की सांस रुक गई, वो तड़प के खत्म हो गया। और फिर समद खान और उसके दोनों एसोसिएट्स वहां से उठ गए, उस कमरे को लॉक किया और वहां से वो चले गए। अब यहाँ पर आता है एक और ट्विस्ट, ये बताते हुए कि समद खान आखिर किस लेवल का वो साइको था। बताया जाता है कि दिन में समद खान को पता चला कि जो जैन को उसने और उसके दोस्तों ने मारा वो कोई और था और सेम नेम का आदमी वहां पर होटल में किसी और कमरे में। इस पर बताया जाता है कि समद खान ने रिएक्शन बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि एक इनोसेंट केस ने जान ली तो
हो सकता है कि वो फील करेगा कि जबरदस्ती किसी और को मारना पड़ा, पर यहाँ पर बताया गया कि समत खान बिल्कुल नहीं केयर किया। फिर वो वापस वहां पर गया रात में रिसेप्शनिस्ट को, फिर गाली गलौज की और बताया फुल नेम के साथ कि ये स्पेसिफिक किस्म का जैन कौन से रूम में है, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ऑलरेडी एक कत्ल रात में हो चुका था। रिसेप्शनिस्ट ने फिर से कह दिया कि ये XYZ रूम नंबर है। समत खान ने फिर अप्रोच वहां पर दूसरे रूम नंबर पर किया, दरवाजे पे खटखटाया और पूछा कि क्या तुम यही जैन वाले बिजनेसमैन हो? जब उस दूसरे आदमी ने कहा कि हाँ वो जैन तो मैं ही हूं, इस पर समत खान ने सेम वही टैक्टिक रिपीट किया जो उसने लास्ट नाइट किसी और इनोसेंट जैन के साथ किया था। सेम वही नाच गाना, वही नंगापन, वही मारम तोड़ी, फिर एंड में उसी तरह से सेम उसका भी कत्ल कर दिया गया था और वो वहां से निकल गया। अब आप सोचेंगे क्या इतना आसानी से ये सब करने पर समत खान को क्या कभी जेल नहीं होती थी, क्या पुलिस कभी अरेस्ट नहीं करती थी? देखा जा सकता है कि वो इतने खुलेआम ऐसे केसेस करता था कि उसको पुलिस अरेस्ट करते जाती थी, जेल में डालती थी। लेकिन यहाँ पर एक केस को स्ट्रांग होने के लिए, उसको पूरी तरह कन्विक्ट करने के लिए, जेल करने के लिए विटनेसेस, गवाह की जरूरत होती है। और यहां पर एक ऐसा ही केस था एक पासपोर्ट के मामले में, जहां पर किसी का कत्ल करने पर समत खान को अरेस्ट कर दिया गया था और 2 गवाह थे जिनके बेसिस के ऊपर पुलिस ने केस ऐसा फ्रेम किया था कि अगर वो 2 गवाह पूरी तरह से इसमें आकर कोर्ट में कह देंगे इसके खिलाफ, तो 100% समत खान को बहुत लंबी जेल की सजा मिलेगी। जब समत खान को ये कंफर्मेशन आ गया तो उसका इतना कनेक्शंस बताया गया कि उसने जेल अथॉरिटीज के जरिए उन 2 विटनेसेस को रोड पर से अगवा करके, एब्डक्ट करके, किडनैप करके उनको जेल के अंदर लाया गया और समत खान के जो जेल बैरक था उसके अंदर सामने उन 2 को ठहराया गया और फिर उसका यूजुअल टॉर्चर जो मेंटल तरीका था उसने इन 2 पर भी कैरी आउट किया। इनको भी कपड़े उतार कर नंगा दोनों को सामने ठहराया गया था। साथ के जेल के जितने भी लोग हैं जो उसके बैरक में थे वो लोग पूरे सामने ठहरकर हंस रहे थे और देख रहे थे इस चीज को। फिर उसके बाद समत खान ने जेल का जो बार्बर है, जो हजाम होता है, उसको बुलाया और कहा कि इनके जितने भी सर पे बाल और मूंछ है, दाढ़ी है, इनको एग्जैक्टली हाफ में काट देना चाहिए। ऐसा करने पर दोनों एकदम अजीब से दिखने लगे और यहाँ पर जेल के जितने इनमेट्स थे वो इन 2 गवाहों के ऊपर बहुत जोर शोर से हंसने लगे। और फिर समत खान ने कहा कि इस बार तो सिर्फ बाल कटे हैं, अगली बार ये गर्दन पर यही चाकू फिरेगी अगर ये 2 गवाही देंगे। और प्लान कामयाब हुआ। वो 2 विटनेसेस बाहर जाकर उन्होंने कहा पुलिस को कि वो अब गवाही नहीं देंगे और वो स्टेप बैक करते हैं इस केस से, जिसका रिजल्ट यही हुआ कि समत खान को बेल मिल चुकी और केस को आगे डिसमिस कर दिया गया। तो इस तरह से वो अपने विटनेसेस को धमका कर कोई केस को आगे बढ़ने नहीं देता था। अब दाऊद इब्राहिम गैंग और पठान गैंग में काफी जगहों पर राइवलरी चल रही थी। इसमें समत खान वो डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं था दाऊद इब्राहिम के खिलाफ, लेकिन सिंस वो पठान गैंग का मेंबर था और उसको भी पैसों की लालच थी, नेचुरली वो भी कई सारे जो लड़ाई होती थी इन 2 के बीच में उसमें वो इन्वॉल्व कई जगहों पर होता था दाऊद इब्राहिम के गैंग के खिलाफ। देखा जा सकता है कि करीम लाला और दाऊद इब्राहिम का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रेस्पेक्ट थी और इसी रीजन से करीम लाला भी काफी बेजार होना शुरू हो गया था जब उसके नीचे के काम करने वाले जिनको हसद थी दाऊद इब्राहिम से, उनकी लड़ाई को करीम लाला ने कई बार वार्निंग दिया था कि आगे ना बढ़ाने के लिए और अपने कारोबार पर फोकस करने के लिए, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के वालिद इब्राहिम कसकर की दोस्ती थी करीम लाला के साथ। दाऊद इब्राहिम भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट पठान गैंग्स को उतना बेरहमी से वो नहीं मारता था, पर आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बहुत बढ़ने लगा। पर यहाँ पर प्रॉब्लम यही था समत खान का कि वो इस दाऊद इब्राहिम गैंग की जगह लोगों के ऊपर भी अत्याचार वो बेरहमी से बिना सोचे कत्ल करने लगता था। कई ऐसे उसके केसेस जिससे काफी परेशान हो चुके थे लोग और पुलिस वाले, और इसको टैकल करने के लिए पुलिस ने एक ही सॉल्यूशन निकाला उस वक्त। समत खान के कोई भी क्राइम होने पर करीम लाला को पकड़ना, पुलिस स्टेशन में कई घंटे बिठाना और जलील करना सवाल जवाब करके। ये चीज काफी ईगो के लगी करीम लाला के, क्योंकि वो तो पठान गैंग का हेड था और उसको इतनी बेइज्जती अब करना शुरू किया गया था। तो फाइनली करीम लाला ने अपने खास दोस्त हाजी मस्तान से सॉल्यूशन पूछा क्या करना चाहिए इस चीज से बचने के लिए, जिस पर हाजी मस्तान बताया जाता है ने कहा कि करीम लाला अगले दिन न्यूज़पेपर में एक डिक्लेरेशन डाल दे कि समत खान अब कोई रिश्तेदार नहीं है करीम लाला का और ऑफिशियली वो फैमिली से कट ऑफ हो गया है। और जब अगले दिन ये डिक्लेरेशन आया समत खान के बारे में, समत खान को पता चल गया था कि उसके ऊपर जो पठान फैमिली, जो करीम लाला का प्रोटेक्शन का पावर था, वो अब हट चुका और वही चीज थी जिसके बेसिस पर वो ओपन गुंडागर्दी करते फिरता था। और यहाँ पर समत खान अब समझ गया कि उसके ऊपर शायद वार दाऊद इब्राहिम और उसकी गैंग कर सकती है, क्योंकि वो पठान गैंग का एक बहुत बड़ा मेंबर था। इंस्टेंटली उसने सोच लिया कि जाकर
एक ही तरीका है अपने आप को बचाने के लिए, वो है दाऊद इब्राहिम के पास जाना और उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाना। प्रॉब्लम यहाँ पर यही था कि जिस वक्त समद खान डिसाइड कर रहा था कि वो जाकर दाऊद से हाथ मिलाए, उससे कुछ दिन पहले पठान गैंग के दो लोग जो अमीरजादा और आलम ज़ैब, ये काफी इनकी दुश्मनी रहती थी दाऊद इब्राहिम से, और इन्होंने साथ मानिया सुरवे को रखा था एज अ प्लानर। ये लोग अपना प्लान कैरी आउट करके दाऊद इब्राहिम का भाई साबिर को बेरहमी से कत्ल किया था, जिसमें ये लोग सक्सेसफुल भी रहे। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए कि कैसा प्लान कैरी आउट हुआ था, किस तरह से दाऊद ने फिर इसके बाद बदला लिया था, मेक श्योर आप चेक कीजिए इस वीडियो को, रियलिटी ऑफ दाऊद इब्राहिम, जहां पे मैंने कंप्लीट लाइफ स्टोरी बताई है दाऊद इब्राहिम की। मानिया सुरवे को किस तरह से यूज भी किया गया था, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि मानिया सुरवे ने नहीं मारा, ये चीज को मैं भी एग्री करता हूँ। मानिया सुरवे वो एक प्लानर था, उसने प्लान लेआउट किया था और अमीरजादा और आलम ज़ैब ने ये प्लान को एग्जीक्यूट किया था। इसके डिटेल में और कंप्लीट हिस्ट्री मानिया सुरवे कौन था, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था, मेक श्योर आप चेक कीजिए, काफी इंटरेस्टिंग सी ये वीडियो है। और बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम के सर पे तो खून सवार था, और जैसा आप देख सकते हैं इस फोटो में, अमीरजादा, आलम ज़ैब, समद खान और दाऊद इब्राहिम चारों एक ही साथ थे एक पार्टी में, जिससे ये अंदाजा लग सकता है कि इन सब की दोस्ती पहले थी, पर बिजनेस के जेलसी ने पठान गैंग को खिलाफ कर दिया था दाऊद इब्राहिम के, और समद खान को पता था कि वो भी रेंज में आएगा दाऊद इब्राहिम के गुस्से के। इसी रीजन की वजह से वो गया, जाकर दाऊद इब्राहिम को अपने इंटेंशन एक्सप्लेन किया, बताया कि अब वो करीम लाला का रिश्तेदार नहीं है डिक्लेरेशन के बाद, और उसका दिल साफ है और उसने कभी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कोई गलत नीयत नहीं रखी थी। दाऊद इब्राहिम बताया जाता है उसने इसके बारे में सोचा, और इसके डेयरिंग को देखकर, इसकी सच्चाई को देखकर दाऊद इब्राहिम ने कहा कि तुम अब डी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। अब इस चीज को लेकर काफी एक बवाल मच चुका था, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का जो सगा छोटा भाई नूरा इब्राहिम, उसने सर्कल्स में, अपने दोस्तों में, अपने जो गैंग्स थे उनमें समद खान के खिलाफ बोलना शुरू किया था। गाली गलौज वो देने लगा था और कहा कि अगर समद खान ने हाथ नहीं मिलाया होता दाऊद इब्राहिम के साथ, तो अभी तक नूरा इब्राहिम उसको मरवा दिया था। क्योंकि देखा जा सकता है कि समद खान के पिछले इन्वॉल्वमेंट्स में जो डी कंपनी खिलाफ थे, वो चीज नूरा को ऑलरेडी खटक रही थी, और दाऊद इब्राहिम के हाथ मिलाने पर वो काफी दबदबे में आ रहा था, पर वो गुस्से में भी आ रहा था। समद खान को इस चीज के बारे में अपडेट मिल गई, उसने नूरा को ढूंढ निकाला और नूरा इब्राहिम को उसी के दोस्तों के सामने, जो डी कंपनी के दूसरे दो लोग थे, इतना बेरहमी से मारा कि वो नियरली उसको खत्म कर दिया था। पर बताया जाता है कि समद खान को लास्ट मिनट पे स्ट्राइक हुआ कि आफ्टर ऑल वो भी अब डी कंपनी दाऊद इब्राहिम का गैंग का मेंबर हुआ, और नूरा इब्राहिम को खत्म करते करते वो रुक गया इसी चीज को सोचकर, क्योंकि नूरा इब्राहिम आफ्टर ऑल दाऊद इब्राहिम का खुद का सगा भाई था। यहाँ पर नूरा इब्राहिम के साथ के दोस्त कोई उस वक्त बचाने नहीं आए, क्योंकि वो इतना डरते थे इसकी स्ट्रेंथ, पावर और उसके मेंटल स्टेट की वजह से। अब यहाँ पर कोई भी सोचेगा कि इस चीज को देखकर कैसा दाऊद इब्राहिम ने रिएक्ट किया। दाऊद इब्राहिम बहुत खामोश हो गया इस चीज को सुनकर, उसके भाई के ऊपर के अटैक को सुनकर, पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जो काफी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि कई सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ इंस्टेंट अब रिएक्शन रहेगा दाऊद इब्राहिम का। और इसी खामोशी को देखकर समद खान में कॉन्फिडेंस आ गया कि शायद दाऊद इब्राहिम को समझ में आ गया कि नूरा इब्राहिम की इसमें सारी गलती थी, और समद खान का गुस्सा और रिएक्शन वैलिड था। लेकिन इन सबको एक चीज का अंदाजा नहीं था कि दाऊद इब्राहिम कितना बड़ा मास्टरमाइंड है, कितना वो अपने फैमिली को पहले वैल्यू करता है बिजनेस के मामले में भी, क्योंकि सही हो या गलत, दाऊद इब्राहिम के लिए उसकी फैमिली हर बार सही और फर्स्ट रहती थी। और इसी चीज को दिमाग में रखते हुए दाऊद इब्राहिम ने डिसाइड किया कि समद खान कभी भी आगे जाकर इसी पावर के नशे में या उसके मेंटल स्टेट की वजह से वो या तो डी कंपनी के किसी भी मेंबर पर पलट सकता है, या खुद दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भी वो किसी दिन पावरफुल होकर ठहर भी सकता है। क्योंकि जो एक ही दिन में दाऊद इब्राहिम के सगे भाई को मार सकता है, वो कल के दिन कुछ भी कर सकता है पावर गेन करने पर। और यहाँ पर दाऊद ने एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन लिया। 1984 समद खान अपनी गर्लफ्रेंड के फ्लैट से निकलकर उसने लिफ्ट का बटन दबाया और वो अंदर एंटर हुआ, और जैसा लिफ्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आया, जब उसने ग्रिल खोला, सामने उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो समझ गया कि उसका वक्त आ चुका है। उसने सामने देखा दाऊद इब्राहिम, नूरा इब्राहिम और दाऊद इब्राहिम का सबसे उस वक्त का ट्रस्टेड राइट हैंड छोटा राजन सामने ठहरे हुए, और हर एक के हाथ में बंदूक थी। उसी वक्त दाऊद इब्राहिम ने डायरेक्ट गोलियां मारना शुरू किया समद खान में, और उसके साथ छोटा राजन और नूरा इब्राहिम तीनों अपने बंदूक में जितने भी बुलेट्स थे वो पूरा एम्प्टी हुए तक उसको कंटिन्यूस उसकी बॉडी में मारते रहे। और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में ये बताया गया कि 20 से 25 गोलियां तो समद खान के बॉडी से निकाली गई थी। अब यहाँ पर एक चीज कई लोग सोचते हैं कि दाऊद इब्राहिम के पास पुलिस फोर्स था, वो एक तरह से पुलिस भी उसको यूज करती थी अपने कामों के लिए, वो भी पुलिस को यूज करता
करता था अपने दुश्मनों को एलिमिनेट करने के लिए एनकाउंटर, पुलिस एनकाउंटर के जरिए। तो हाउ कम यहाँ पर समद खान को एक नॉर्मल पुलिस एनकाउंटर के जरिए क्यों दाऊद इब्राहिम ने नहीं मरवाया? हुसैन जैदी ने अपने बुक में ये बताया कि इसका एक ही रीजन था और वो यही है कि अगर दाऊद इब्राहिम के फैमिली मेंबर पर कोई हाथ उठाएगा तो यहाँ पर दाऊद इब्राहिम खुद पर्सनली उतरकर उसको मारेगा, दुश्मनी पूरी करेगा। और दूसरी चीज, अपना पावर बताने के लिए दाऊद इब्राहिम ने पर्सनली इस केस में उतरकर गोलियां मारी समद खान को जब तक वो मरा नहीं। और सिंस दाऊद इब्राहिम के ऊपर ऑलरेडी कई सारे पेंडिंग केसेस बढ़ रहे थे, समद खान के इस कत्ल के बाद दाऊद इब्राहिम सडनली वो दुबई शिफ्ट हो गया। अगर आप मुंबई मेरी जान में देखेंगे तो फाइनल एपिसोड्स में आप देख सकते हैं कि कैसा दाऊद इब्राहिम को एक पुलिस का इंस्पेक्टर जो खुद अरेस्ट उसको करने आ रहा है, वही सीक्रेटली दाऊद इब्राहिम को फोन करके बोलता है कि हमारी फोर्स निकल चुकी है तुम्हें अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि इस बार सीरियस हो गया मामला। और इसी इनसाइड इंफॉर्मेशन को लेकर दाऊद इब्राहिम डिसाइड करता है कि भागने का वक्त आ चुका है और वो दुबई वहां से शिफ्ट हो जाता है। और यहां से दाऊद इब्राहिम का एक अलग रूल स्टार्ट हो चुका था। और फाइनली एंड हुआ सबसे मेंटल और साइको गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड माफिया का, मुंबई का उस दौर का, समद खान पठान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए कौन से और टॉपिक्स पर आप फर्दर वीडियोस देखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। जब तक इंशाल्लाह मिलता हूँ बहुत जल्द। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।